हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके GOIT 965 पोस्ट कोड के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो स्टूडेंट जो है 965 कोड का एग्ज़ाम जो है 25 दिसंबर को दे रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा जो है पूरी JOIT की हमारी अलग से प्लेलिस्ट है, तो जो भी आपको टॉपिक वहाँ से कवर करना है तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लें। हर एक मैक्सिमम टॉपिक को जो है हमने वहाँ पे कवर किया है। साथ ही साथ जो है MCQs भी आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आंसर देने से पहले जो है खुद का अपने का आंसर लगाइए, उसके बाद जो है आपने मेरा आंसर देखना है। विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। वैसे तो आपको यूनिवैक हो गया, IBM 701 और अबेकस ये फर्स्ट जनरेशन के ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे कंप्यूटर जो है अबेकस को नहीं माना गया है, सिर्फ इसको एक कैलकुलेटिंग डिवाइस मानी गई है क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही जो है इसमें पॉसिबल था उस समय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, यूनिवैक और IBM 701 ये दोनों जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता तब हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑल ऑफ द अबव, अगर ऑप्शन डी में वो होता। लेकिन अबेकस को यहाँ पे नहीं माना गया है, तो यूनिवैक IBM 701 ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं? IBM सीरीज़ की अगर हम बात करें तो IBM 650, IBM 701 हो गया, 702, ये आपके जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसके अलावा यूनिवैक ये आपका फर्स्ट जनरेशन का है। ENIAC कंप्यूटर जो है ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके अलावा एडवैक कंप्यूटर और IBM, ये जो सारे सीरीज़ है IBM की, और ये यूनिवैक, ENIAC और एडवैक ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये 1946 से लेके 1959 तक की जो टाइम पीरियड था ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, थोड़ी सी जो है आइडिया होना चाहिए कि टाइमलाइन जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो क्या था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दैट इज विच कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सा है जिसको हम जो है यहाँ से वहाँ आसानी से लेके जा सकते हैं? तो ये है आपका PDA, दैट इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर इज ए फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्ट्स विच कैरेक्टरिस्टिक। देखिए वो थकता नहीं है, कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जो कि थकती नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिलीजेंस, कंप्यूटर की डिलीजेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वर्सेटाइल क्या हो जाएगा? जो मल्टीटास्किंग है इसकी, मल्टीपल टास्क जो है एक टाइम पे जो है ये करता है, वो इसकी वर्सेटाइलिटी कहलाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस की बात हो रही है। देखिए पहले तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे माउस एक इनपुट डिवाइस है। राइट, ये एक इनपुट डिवाइस हो गई। दूसरा जो है आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसी इनपुट डिवाइस जो कि हम प्रिंटेड डायग्राम जो है कंप्यूटर में बना सकते हैं, डाल सकते हैं, तो वो स्कैनर के थ्रू होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राइट, सिंपल क्वेश्चन है, स्कैनर एक हमारी इनपुट डिवाइस है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो प्रिंटर हमने अभी बात की थी, प्रिंटर एक हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और मैं आपको बता दूं कि आपने प्रिंटर वाला टॉपिक जो है एग्जाम में करके जाना है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा प्रिंटर के ऊपर, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसको जो है आपने ज़रूर अच्छे से कवर करके जाना है। विच इज़ नॉट ए रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो WRAM, DRAM, SRAM और PRAM। तो यहाँ पे रैम, बाकी सारी ये जो हैं आपकी रैम्स हैं, लेकिन डी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये आपकी रैम नहीं है, ये आपकी जो है नॉन वोलेटाइल है। PROM जो है क्या है? नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। बाकी जो रैम होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है इन दोनों का। जो हमारी जो कंप्यूटर है हम यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी रैम होती है? डायनेमिक रैम होती है, जिसको बार बार जो है हमें क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। तो टाइम शेयरिंग जो कंप्यूटर थे ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब आए थे। तो टाइम शेयरिंग कंप्यूटर हो गए ये आपके थर्ड जनरेशन में आए थे।
ठीक है, थर्ड जनरेशन में आए थे। टाइम शेयरिंग के बाद जो स्टार्ट हुए वो हुए थे मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग भी जो है आपके थर्ड जनरेशन के थे। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ होता था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, जिसमें जो है पंच कार्ड यूज़ होते थे, पेपर टेप्स जो है यूज़ होती थी, राइट। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप जो है ये यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ करती थी, राइट, याद रखिएगा। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ जो है मल्टी प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हुई, मल्टी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड में क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग भी जो है आपकी स्टार्ट हो गई थी। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स भी आप याद रख सकते हैं, IBM 1620, IBM 1794, 1604 CDC का था ये कंप्यूटर, CDC 3600, 3600, ये आपके जो है आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। इसके अलावा यूनिवैक का मॉडल नंबर 1108, ये जो है आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिर उसके बाद जो है जो थर्ड जनरेशन आया, तो थर्ड जनरेशन में आपकी जो रिमोट प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपकी टाइम शेयरिंग भी स्टार्ट हो गए, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई यूज़ होना, राइट। देन इसके अलावा देखिए इसमें जो आपको याद रखने थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जैसे कि IBM सीरीज़ के 360, IBM की 360 सीरीज़ के सारे जो है ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। हनीवेल पूछा जाता है, हनीवेल क्या है, हनीवेल एक कंप्यूटर है, हनीवेल 600 सीरीज़ के जो ये कंप्यूटर थे ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके अलावा PDP जो है ये थर्ड जनरेशन का था, राइट। IBM 370 एंड 168 मॉडल जो है ये आपके थर्ड जनरेशन के थे, राइट। अब जब फोर्थ जनरेशन आता है तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, टाइम शेयरिंग तो था ही पहले भी, टाइम शेयरिंग के साथ रियल टाइम, राइट, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी स्टार्ट हो गए थे, राइट। एंड इसमें जो है आपका PDP 11 एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर है जो कि फोर्थ जनरेशन में आपका यूज़ होता था, और बाकी जो Cray 1 है, Cray 2 है, Cray 1 है और Cray 10 जो है ये आपके सुपर कंप्यूटर थे, ये भी आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन पूछा आता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट जो है कब स्टार्ट हुआ, फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग, या फिर हम बोलें साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी ये हमारी फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, राइट। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेज आपको बतानी है। तो असेंबली लैंग्वेज की बात करें, असेंबली लैंग्वेज एफिशिएंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है याद करने में, लर्न करने में, और साथ ही साथ ये हार्डवेयर पे जो है इसका ज़्यादा कंट्रोल रहता है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क होता है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्राम रिटन फॉर वन प्रोसेसर विल नॉट रन ऑन द अदर प्रोसेसर। देखिए ये पोर्टेबल नहीं है, अगर ये एक डिवाइस के लिए बनाई गई है तो उसी डिवाइस पे ये रन करेगी, दूसरी डिवाइस पे रन नहीं करेगी। वहीं अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और जो लोअर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है ये आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी बेटर होती है हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, राइट। और एग्जीक्यूट कोड जो है कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, जो कोड आपने डाला होगा वो फास्ट रन होगा एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। ARM MIPS जो है ये आपके एग्जांपल हो गए, C++, जावास्क्रिप्ट जो है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन है और भी बाकी जो रूबी है, ठीक है, वो सारी जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो MIPS की फुल फॉर्म क्या है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। और ARM का फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, फुल फॉर्म ऑफ ARM क्या होता है इसका फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विनजिप सॉफ्टवेयर जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, शेयरवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनक्स का एग्जाम्पल है, जावा का है या फिर ट्रैक का है। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। ट्रैक क्या है, ट्रैक आपकी ट्रैक बॉल होती है, ठीक है। तो शेयरवेयर का जो है ये एग्जाम्पल है, एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है विनजिप, यानी कि देखिए स्टार्टिंग में जो है आपको ट्रायल बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन बाद में जो है अगर आपने इसकी पूरी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना है तब आपको जो है ये परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ट्रायल पर्पस के लिए जो है इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। यूनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा आता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, एंड जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, उसके जो कमांड्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है। तो यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मल्टी यूज़र भी है, मल्टीपल यूज़र इसमें जो है काम कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग ऑब्वियसली है, और सेफ है विंडोज़ के अकॉर्डिंग अगर उससे कंपैरिजन किया जाए। तो ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चाहे वो लाइनक्स है, यूनिक्स है, सेम ही प्रॉपर्टीज है दोनों की, याद रखिएगा। ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, कमांड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर यूनिक्स की बात करें तो इसमें आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा आपका, आपको कमांड्स के थ्रू जो है इसको रन करना पड़ेगा। फाइल की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अच्छी होती है। ठीक है। कम्युनिकेशन अकाउंटिंग हो गया, यूनिक्स टूल्स एंड यूटिलिटी, ओपन सोर्स होता है, सबसे बड़ी बात तो ये, राइट। आई होप आपको ओपन सोर्स का पता है, फ्री टू यूज़ है, और इसमें आप जो है कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। पोर्टेबल है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और मल्टी यूज़र है, ये भी हमने अभी देखा कि इसकी एक ये फंक्शनैलिटी है, राइट। अब देखो, अगर यूनिक्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूनिक्स को डेवलप किसने किया था, केन थॉमसन ने। ठीक है। नाम याद रखिएगा, केन थॉमसन प्लस डेनिस रिची, इन दोनों ने जो है इसको मिलके बनाया था। और डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को भी शुरुआत करी थी, तो उसके ऊपर ये बेस था। ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये 1970 में जो है ये लॉन्च हुआ था। AT&T बेल लेबोरेटरीज जो है यूएस में, वहाँ पे जो है इसको बनाया गया था। ठीक है। तो दोनों के जो है इनके नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज DOS स्टैंड्स फॉर। DOS क्या है आपका, DOS है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कब इन्वेंट हुआ था, तो याद रखिएगा, ईयर आपको याद रखना है, 1981 में जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, राइट। अब देखो, ये जो वर्जन्स है डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, उनके जो इन्वेंशन ईयर है वो आपको याद रखने हैं। वो कैसे हैं, देखिए, विंडो 1.01 जो है आया था 1981, पहले विंडोज़ का आया था 1981 में। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है विंडोज़ 1.001 जो है आपका 1985 में आया, विंडो NT 3.1 1993, विंडोज़ 95 जो आया 1995 में अंदर, विंडोज़ 98 आया 1998 के अंदर, विंडोज़ 2000 आया 2000 में, मिलेनियम एडिशन आया था 2000 में, और XP जो आया था 2001 के अंदर आया था, इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद प्रोफेशनल 64 बिट का जो आया था 2005 के अंदर आया था, एंड विस्टा जो आया था 2007 के अंदर आया था, विंडोज़ 7 जो आया था 2009 के अंदर आया था, विंडोज़ 8 2012 में, विंडोज़ 10 जो काफ़ी चला था, और विंडोज़ 7 भी काफ़ी चला था, और ये आया था 2015 के अंदर। देन जो है आपका आता है विंडोज़ सर्वर 2016, जो वर्जन था वो 2016 में आया था। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है हमारा विंडोज़ जो है 11 आ चुका है। ठीक है। 2021 नवंबर में आ गया था। ठीक है। तो वो भी जो है आपका लॉन्च हो चुका है। तो ये वर्जन है डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के, जो कि आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इफ़ यू वांट टू कॉपी ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। सिंपल सी बात है, जब आपको कॉपी करना है कोई टेक्स्ट को, तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन डी Ctrl+C। ये किसके लिए होता है, ये टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। Ctrl+A सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है सेलेक्ट करने के लिए, जो एक आपके जो फोल्डर खुला हुआ है या फिर कोई एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो Ctrl+A दबाएंगे तो सारा का सारा जो डेटा होगा वो वहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। Ctrl+V से क्या होता है, Ctrl+V से जो है आपका क्या होता है, पेस्ट होता है। जो आपने कॉपी किया या कट किया वो पेस्ट होगा। Ctrl+X से जो है कट होता है, राइट। तो याद रखिए, ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन ए नॉर्मल टेम्पलेट। जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलते हो तो नॉर्मली जो है जो टेम्पलेट खुलता है आपका सामने, तो उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, वो 11 पॉइंट होता है। ठीक है। कितना होता है, 11 पॉइंट। और जो आपको जो स्केल दिखता है उसमें कितन कहाँ से कहाँ तक होता है, 8 से लेके 72 तक होता है। ठीक है। 8 से लेके 72 तक होता है, लेकिन आप मिनिमम कितना दे सकते हैं,
मिनिमम फ़ॉन्ट आप एक देख सकते हैं और मैक्सिमम फ़ॉन्ट जो है 1638 जो है, इतना आप जो है MS वर्ड के अंदर दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इन वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। अब वर्कशीट क्या है? वर्कबुक किससे बनती है? वर्कशीट से बनती है। और नॉर्मली अगर पहले वर्जन की बात करें तो पहले एक वर्कबुक के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट हुआ करती थी वो 3 हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, एक ही वर्कशीट जो है आपको देखने को मिलेगी। अब वर्कशीट में जो है कॉलम्स रोज होती हैं और एंटायर वर्कशीट, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो रोज एंड कॉलम से क्या बनता है आपका? सेल बनता है। ठीक है, और ये वर्कशीट जो है किसका बना होता है? सेल से बना होता है। ठीक है, बॉक्सेस से। इन MS Excel द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द सेल एड्रेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए सेल एड्रेस जो होता है उसमें पहला जो आता है वो आता है अल्फ़ाबेट। ठीक, पहले आएगा अल्फ़ाबेट और देन आपका जो आएगा वो आपका आएगा नंबर। याद रखिएगा जो कॉलम होते हैं वो अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं। ठीक है, जो कॉलम नेम होगा वो अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं और जो नंबर से डिनोट होते हैं वो आपके रोज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और पहले कौन आता है? पहले अल्फ़ाबेट आता है, यानी कि कॉलम नेम आएगा, फिर उसके बाद जो है रो का नेम आएगा। और कॉलम नेम और रो का नेम आपस में मिलके क्या बना देते हैं? सेल एड्रेस बना देते हैं। जैसे कोई ये एक सेल है, इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ठीक है, इसमें अगर मैंने कुछ डेटा डाला है तो वो कहाँ गया है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ठीक है जी। तो आई होप आपको एक्सेल के बारे में, एड्रेस, सेल एड्रेस के बारे में आपको चीज़ें पता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अगर आपको खोलना है एक्सेल के अंदर, जो आप जो है किस जो है आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोल के देगा। एक और जो है तरीका है, दैट इज कंट्रोल प्लस वन। ठीक है, कंट्रोल प्लस वन दबाएंगे तो भी वो जो है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करके देगा। ठीक है, कंट्रोल वन से क्या होगा? कंट्रोल वन से जो है वो नंबर वाला इसके अंदर एक और जो है ऑप्शन होता है वो खोल के देगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ से जो है ये फॉन्ट वाला खोल के देगा। फॉर्मेट सेल के अंदर फॉन्ट वाला जो बॉक्स होगा उसको खोल के देगा। ठीक है, टैब जो होगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेन्ड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल। तो स्पेशल विजुअल और साउंड इफेक्ट कंटेन किस में होते हैं? वो एनिमेशन के अंदर होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है? होप इसके बीच में डिफरेंस आपको पता है। एनिमेशन जो होता है ये पर्टिकुलर स्लाइड्स के ऊपर लगता है। स्लाइड्स के ऊपर जो लगाया जाता है, स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो है आपका एनिमेशन लगता है। ठीक है जी। और ट्रांजिशन जो है दो स्लाइड्स के बीच में जो है ये लगाया जाता है कि दो स्लाइड्स के बीच में हम कैसे जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ जो है आपकी ट्रांजिशन के थ्रू जो है वहाँ पे दिखेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने स्लाइड शो चलाया है तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं? शॉर्टकट की के साथ। ठीक है, एक की के साथ मींस प्रेस द एस्केप बटन। तो आपने एस्केप बटन जो होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे जो कीबोर्ड होता है उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो होगा वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पूछे कि स्टार्ट कैसे करना है स्लाइड शो शॉर्टकट की के साथ, तो F5 जो है फंक्शनल की जो होती है आपकी F5, उसको दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वो उसका रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रिलेटेड फील्ड्स इन ए डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म में। तो रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं डेटाबेस के अंदर वो क्या बनाती हैं? वो डेटा का रिकॉर्ड बनाती हैं, डेटा रिकॉर्ड बनाती हैं। याद रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है दोस्तों, कि अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो कॉलम और रो से बनता है एक डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। कॉलम को क्या बोलते हैं डेटाबेस की टर्म में? तो कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड्स और रोज को हम बोलते हैं क्या? टपल। ठीक है, डेटाबेस की लैंग्वेज में हम कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, एंड रोज को हम बोलते हैं टपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। आने वाले समय में
अभी जो है रिसेंटली मैं सब इंस्पेक्टर और अलाइड सर्विसेज की जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। इन दो एग्ज़ाम्स को कवर करके बाकी के जो हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो तो कवर हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हम इस लेवल की तैयारी जो अब हम करेंगे, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, अलाइड का एग्ज़ाम भी आने वाला है आने वाले समय में, तो उसके ऊपर भी जो है अभी हम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।